ओके, सो आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, इसको भी फुल डिटेल में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहला टॉपिक से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ। इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन? करंट दैट इज आई इक्वल्स टू व्हाट? आई का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मतलब होता है कोई भी एक फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी इज योर इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली नोटेशन बोल दो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल दो। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि मानो एक कंडक्टर है, बेसिक चीज़ है ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में टाइम टी लगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? आई होगा इसका क्यू बाई टाइम। बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी में इस इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगा, तो वो होगा करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक करंट तुमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी क्या होता है? सुनो, अभी फिज़िक्स में बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा अभी ये मैराथन है, कह सकते हो कि बहुत कुछ करना है, लेकिन भरोसा रखो सब हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो जाता है यार, सब हो जाता है, डरने का बात नहीं है, हाँ। एंड अभी के टाइम पे क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तुमको थोड़ा दिमाग वगैरह चलाना पड़ता है, तब जा करके क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। दिमाग चलाना इन द सेंस यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स ये वर्ड सुन के मत डर जाना, बस ट्रिकी नहीं होता, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। यू जस्ट हैव टू थिंक, यू डोंट हैव टू, लाइक बोलते हैं ना, डोंट थिंक लाइक एन ऑर्डिनरी गाय, ठीक है। कि हाँ डेफिनेशन रटा रटा हुआ चीज़ हम लोग करके जाएंगे। डोंट गो विद द मेंटालिटी डेट हाँ मैं इतना याद करके आ गई हूँ, ये इसी का बेसिस पे करना है मेरे को। नो, यू डोंट हैव टू गो विद द मेंटालिटी हैविंग दैट हाँ ये मेरे को समझ में आ चुका है, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा मैं अपना दिमाग जैसे तैसे इस्तेमाल करके हाँ ये टॉपिक को दिमाग में लाऊंगी, वो टॉपिक को दिमाग में लाऊंगा, एट्सेट्रा करके तुमको वो चैप्टर सॉरी वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दिया, क्योंकि ये जो यूनिट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस भर के करना पड़ेगा, तभी ये यूनिट होने वाला है हमसे। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी मतलब होता है तुम्हारा, इसका सिंबल होता है जे, ठीक है। करंट डेंसिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दैट इज आई बाई ए। मान लो यही मेरा ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका वायर का ये एरिया, वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो आई विल गेट अ इमेज समथिंग लाइक दिस। बीच में से काट देने के बाद मेरे को इसका एक फ्लैट, एक गोल सा सरफेस मिलेगा, एरिया मिलेगा, है ना, एक छोटा सा यूनिट एरिया मिलेगा। वही इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वही अगर मैं मान लो इसमें से करंट फ्लो हो रहा था आई, उसको मैं डिवाइड कर दूँ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया से, आई विल गेट द करंट डेंसिटी जे, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये तुम्हारा करंट जो नॉर्मल करंट है वो है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और करंट का यूनिट होता है तुम्हारा एम्पेयर, ए से रिप्रेजेंट करता है। करंट डेंसिटी का यूनिट होता है तुम्हारा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, ठीक है। क्योंकि ए फॉर एम्पेयर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में है तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा टर्म आ जाता है, दो ठो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हो सकता है कि तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ दे डिफाइन करने के लिए। रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, ये समझा देता हूँ मैं। मानो मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद, टाइम के बाद, जब इसमें करंट इसमें फ्लो होगा ऑफ कोर्स कोई बैटरी से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे बढ़ेगा, ये सभी का सभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, बट इनके बीच में ना, बीच बीच में इसको रुकावट मिलेगा, ठीक है, बीच बीच में रुकावट कौन मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। तो तुम मानो तुम जॉगिंग पर निकले हो सुबह, तुम स्ट्रेट तो जा रहे हो, तुमको ऑब्स्ट्रक्शन क्या मिल सकता है, कार मिल सकता है, कोई दूसरा आदमी मिल सकता है, तो जिससे तुम्हारा जो तो लाइक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है ना तुम्हें, कोलिजन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है ना। अब मान लो तुम आंख बंद करके जा रहे हो तो तुम्हारा ऑब्वियसली कोलिजन हो जाएगा उसके साथ, उस आदमी के साथ या कोई भी ऑब्स्टिकल के साथ। सिमिलरली वही सेम चीज़ यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सॉरी टू से, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, of electron under the influence of electric field is called relaxation time, ठीक है, इतना इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इधर पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, से अगेन आई विल मेक ड्रॉ द सेम कंडक्टर अगेन, क्योंकि एक डायग्राम में सब कुछ बनाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, देखो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन था ये मूव कर रहा है, राइट, नाम तो तुम पता कर सकते हो क्या है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, नहीं उल्टा बना देता हूँ मैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ बेसिकली, वेलोसिटी क्या होता है, एक बेसिकली एक तरीके का एक स्पीड होता है ना। तो वेलोसिटी इज़ बेसिकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये है ना, टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, आई एम सॉरी। So what is drift velocity? It is the velocity with which the electrons are drifted towards the positive end of conductor. क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स, ठीक है। एक बार मैं अपना डेफिनेशन दिखा देता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन ये रहा, ठीक है, आनिया उसका रिप्रेजेंटेशन होता है टाउ से, ये दिस इज द सिंबल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। And drift velocity is defined as average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of conductor under influence of external electric field, ठीक है, बात क्लियर है। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ठीक है, टाउ, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी डी से, ठीक है, वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ये टॉपिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें बताना है। देखो इसका डेरिवेशन है, बट मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं देखा हूँ अदर सोर्सेज से, ठीक है, कि डेरिवेशन जो है इसका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड यू नो इतना कम समय में सब डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो मैं भी इसको उतना इम्पॉर्टेंट मान के नहीं चल रहा हूँ। बट एक चीज़ श्योर है, इससे तुम एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल लेकर के चल सकते हो कि हाँ इधर से एक न्यूमेरिकल 1-2 मार्क्स का आ सकता है। तो इस केस में तुम्हारा जो रिलेशन बन के आता है ना बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आता है हमारा कुछ I इक्वल्स टू NE/A/VD। ये VD को अलग अलग टर्म मत समझना, ठीक है, ये VD तुम्हारा ही, ये VD ही तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। इस बार एरो देख के यहाँ पे लिख देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये तुम्हारा। ओके, बात क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं व्हाट इज N, ठीक है, करंट है, ये E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, A तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, बट व्हाट इज N। ओके, मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ व्हाट इज N। N बेसिकली कुछ नहीं है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि N, देखो अगर मैं तुम्हें छोटा सा बताऊं, मेरे पास मान लो एक क्यूब था, कोई सा भी क्यूब, ठीक है, मान लेते हैं इसका क्यूब, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब। तो मैंने बोला कि मेरे पास 1000 मार्बल्स है पर यूनिट, मेरे पास 1000 मार्बल्स है पर यूनिट वॉल्यूम,
तो इसका ये मतलब है कि मेरे पे 1000 मार्बल पर यूनिट वॉल्यूम है, यही तुम्हारा है एन। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1000 मार्बल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम दैट इज 5। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, 200 मार्बल पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में मेरे पास 200 मार्बल पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है वहाँ पे मार्बल। ओके, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दिया था। अब इसका मतलब क्या है, एन यहाँ पे भी एन का वही मतलब है। कंडक्टर एक 3D फिगर होता है, 3D मतलब सॉलिड होता है, ये एक बेसिकली सिलेंडर होता है। तो मान लो मैंने कह दिया कि क्वेश्चन में तुम्हें बोल देगा कि देर आर 1000 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, 1000 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हारा वो क्या होगा, दैट विल बी एन। तो वो तो वो तुम्हारा एन का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। एक बार मैं इसका एक क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मिल गया तो वो एक बार इस पे अप्लाई करके देखता हूँ, सो दैट तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तुम्हारा NeAVD करके आता है, वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, ओके, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, बट बिफोर दैट तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। ये तो मेरे रिलेशन था, आई मीन मेरा नहीं, ये तो यहाँ पे रिलेशन था इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना। तो यहाँ पे एक और रिलेशन आ सकता है तुम्हारा, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा जरा देखते हैं। देखो, तुम्हें मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था करंट डेंसिटी क्या होता है, J=I/A, है ना। तो थोड़ी देर पहले मेरे को I का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे, I का रिलेशन क्या मिला है मेरे को, NeAVD। तो I को रिप्लेस कर दो NeAVD से, NeAVD, और नीचे में A, ये A और ये A कटेगा, तो मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या मिल गया, NeVD, ठीक है। ये मेरे को मिल गया है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जो कि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मिल के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ये पेज नंबर है हमारा 252। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज दिस मच। ओके, एरिया दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पेज 252। तो एरिया हमको दे के रखा हुआ है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। And the current and the density of free, okay, listen to me very carefully, it does not say current density, it only says density, all right। तो क्या कह रहा है, and the density of free electron। अब ये जो स्टेटमेंट, the moment you read this statement ना, तो ये समझ लेना ये तुम्हारा n का वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलता है, एंड द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो मतलब मेरे पास कह रहे हो कि इतना इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, वही बेसिकली मतलब बन रहा है। तो उसी चीज़ को जो डेंसिटी बोलते हैं बाबा, डेंसिटी वही सेम ही मतलब हुआ है। तो बेसिकली एन हमारा करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी नहीं है, एन हमारा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा हुआ है 2 × 10⁻28 मीटर टू द पावर मीटर क्यूब, नहीं मीटर इनवर्स क्यूब है ये। अब क्या कहता है, व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके भाई, वीडी क्या होगा वो पूछ रहा है, इक्वल्स क्वेश्चन मार्क ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ओके, 3.2 एम्पियर का करंट देके रखा हुआ है, हमें बोलता है वीडी क्या है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देख करके तुम्हारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा होगा, जस्ट थिंक, लुकिंग एट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, विच फॉर्मूला वुड कम इन योर माइंड। करंट दे के रखा हुआ है, डेंसिटी, करंट डेंसिटी, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ओके। ये करंट है, करंट डेंसिटी नहीं है। करंट डेंसिटी तुम्हारा J/A होता है, करंट तुम्हारा सिंपली क्वेश्चन में दे के रखा होगा, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन रीड करते हो ना, 2-3 बार एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना, देखना कि हाँ क्या क्या बोल के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा टर्म कंफ्यूजिंग होता है। तो करंट बोल के रखा था, तो सिंपल से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा I = NeAVD, है ना। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए VD, तो VD को सब्जेक्ट बनाओ, बन जाएगा I/NeA, सिंपल। ओके, तो I क्या है हमारा 3.2 एम्पियर, N क्या है करंट डेंसिटी, दैट इज 2 × 10⁻28,
ठीक है, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू NEA, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देके रखा हुआ है 1 × 10⁻⁻7। कैलकुलेटर में सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। कर देता हूँ मैं फटाफट, दैट इज़ 3.2 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻28, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻7। कितना बन के आ रहा है मेरा वेलोसिटी, जो वेलोसिटी थी 0.01 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड होता है ना, इसलिए आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 1 × 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड, जो कि वही मतलब बनता है हमारा एंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस। अब मैं ब्रीफ दे रहा हूँ तुम्हें, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ ना, आखिर में इसके कारण मैं ये करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, देखो मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है A B, ठीक है, बीच में मानो मेरे पास यहाँ पे सेल है, ये यहाँ पे मेरे पास ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R, इसमें से करंट निकल रहा है I, इसका ये सेल है जिसका, या ये सेल है, सिंपल ऐसे बस मान लो I। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है ना, इट इज़ बेसिकली एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन अ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जस्ट लाइक तुम अगर कभी रास्ते में ट्रैवल करते हो गाड़ी में, तो तुमको सामने ऑब्स्टेकल मिलेगा, जैसे कि रोड ख़राब हो जाना, या सामने भीड़ लग जाना, सामने आदमी होना, किसी कारण के वर्ष तुम्हारा जो स्पीड है उसके वजह से क्या होगा, तुम जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे वो स्पीड तुम धीरे कर लोगे, तुम्हारा वहाँ पे बेसिकली पावर वेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, एक रेजिस्टेंस जो होता है ना, एक करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब उसका करंट कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से मान लो मैं यहाँ पे मेरे पास 2 सर्किट है, ठीक है, ये 10 एम्पियर इधर से निकल रहा है, ये मेरे पास दूसरा सर्किट ये, ठीक है, इधर पे रेजिस्टेंस है ये ओके, ये इधर से भी मेरा 10 एम्पियर निकल रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेरे पास 10 ओम रेजिस्टेंस है। अब देखो इसके कारण क्या होगा, अब जो है ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एम मीटर लगाया, एम मीटर क्या करता है, रीडिंग बताता है करंट का। तो यहाँ पे तुम ज़रा देखो, यहाँ से 10 ओम, यहाँ पे 10 चलो इसको छोड़ो, ये वाला नहीं, एम मीटर नहीं लगाए। इसके कारण क्या होगा ना, देखो ये जो 10 एम्पियर करंट है, ये जो 10 एम्पियर करंट है, जब ये इधर से लेकर के इधर तक पूरा जर्नी कवर अप करेगा ना, इसको थोड़ा कम प्रॉब्लम मिलेगा इसका जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा ओम है, छोटा ऑब्स्ट्रक्शन है। बट यही सेम करंट को जब इसको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा ना, इसका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, तो उस केस में इसका करंट कम हो गया है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण करंट कम हो जाता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट का फ्लो में। ठीक है, एक कंडक्टर में। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अगर कोई भी द कंडक्टर, लिसन टू मी, द कंडक्टर itself has its own resistance। इसका क्या मतलब बनता है, मान लो मेरे पे कंडक्टर था कॉपर का और दूसरा कंडक्टर था सिल्वर का, तो तुम्हें मालूम है सिंपल सा कि वी रिगार्ड सिल्वर एज द बेस्ट कंडक्टर, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है ना, वो कम है एज कंपेयर टू कॉपर के अंदर। अब नॉर्मली क्या हो सकता है, एक वायर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, बोलो वायर के ही अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ज़रा तुम सोचो, उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर मौजूद उसका अदर लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, खुद का ही इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, कंडक्टर के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी तो होता है ना बाबा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से भी ना ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है करंट को। ठीक है,
क्योंकि करंट जो है तुम्हारा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान लो अगर बीच में इसको पॉजिटिव मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा इसको रिपेल करेगा ना, इसके कारण तो वायर का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दिया, क्या पता कभी पूछा चला जाए तो एक बात तुम ये मान लेना। बट जनरली हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ना, इसके बेसिस पे यही अज्यूम किया जाता है कि वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट या ये भी एज्यूम किया जाता है कि वायर का रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो इतना बस तुम दिमाग में रखना कि वायर का भी खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है। आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं माना जाता है, 1 होता है वो, बट रियल वर्ल्ड में, हमारा जैसा वर्ल्ड में, हर एक वायर का रेजिस्टेंस होता है, हर एक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं अपन ज़रा ओम्स लॉ के बारे में। हाँ, अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, ओके, एंड उसमें से करंट, मेरे पास मान लो एक बैटरी है, ये सेल है, इधर पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इसमें से करंट क्या निकलेगा, आई निकलेगा। इस सेल का इसका खुद का एक वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा वी। ठीक है, वी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी बाय द करंट आई इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट इज नन अदर देन रेजिस्टेंस दैट इज वी बाई आई इक्वल्स टू आर। दिस इज व्हाट द ओम्स लॉ स्टेट। ठीक है, सिंपल सा ये स्टेटमेंट था। तो हम लोग जनरली इसको वी इक्वल्स टू आई आर करके लिखते थे ना, ये वही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बन के आता है वी एंड आई ग्राफ का। अगर तुम इधर रिलेशन देखो, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बन के आ सकता है, तो ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफ आ सकता है इस क्वेश्चन, जैसे कि वी बता देगा तुम्हारा ये है, करंट है तुम्हारा ये। तो बताओ इनके बीच में ग्राफ कैसा बन सकता है। लुकिंग एट दिस रिलेशन, व्हाट कैन यू से कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड आई, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। एंड या assumption in Ohm's law is that other physical quantities like temperature, pressure, okay, are kept constant. ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा जो ग्राफ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसके कारण हमारा ग्राफ बनेगा, वो बनेगा स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये आइडियल ग्राफ होता है। कभी तुम्हारा ना क्वेश्चन उल्टा कर देगा, ठीक है, तब भी तुम्हारा सेम ही ग्राफ बनने वाला है, वेदर इट इज़ वी बाई आई और आई बाई वी, बोथ मीन्स सेम। ये चीज़ का तुम ध्यान रखना। हाँ, ये आइदर वी बाई आई आ सकता है तो आई बाई वी, दोनों का मतलब सेम है। बट एक चीज़ का तुम ज़रा ध्यान रखना, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, ठीक है, मैं v इक्वल्स टू आई, ये सब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हारा देखो ग्राफ जो होता है ना गर्मा, मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ जो होता है वो सब का सब फॉर्मूला, मतलब सभी ग्राफ फॉर्मूला से ही इक्वेट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो v इक्वल्स आई आर में अगर मैं मानूँ मेरे को i वर्सेस r का ग्राफ चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे v वर्सेस, अगर मैं, रुकना कोई आ रहा है, ओके, तो अगर मैं v बाई आई लेता तो यही ग्राफ मिलता है मेरे को, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं v बाई आर भी लेता, अगर मैं v और r के बीच में ग्राफ बनाता तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, v एंड r ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है बाबा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे i बाई आर का ग्राफ बनाऊँ या r बाई आई का ग्राफ बनाऊँ, जो भी सेम मतलब बनता है, i बाई आर का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, सॉरी आर बाई आई, ठीक है, आर बाई आई ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। तो यू नो वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, अगर मैं आर को सब्जेक्ट बना दूँ यहाँ पे तो आर हो जाएगा तुम्हारा वी बाई आई। इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है दोनों। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा, या तो मैं कह लूँ अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, या तो अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, है ना। तो इसके कारण क्या क्या लगता है क्या ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ेगा तो ये तो मेरा डिक्रीज होगा, इसके कारण मेरा ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच में का, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसका अब ये ग्राफ का मतलब क्या है, देखो जब मैं एक्स एक्सिस में पीछे जा रहा हूँ,
एक्स एक्सिस में पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस में पीछे जा रहा हूँ मतलब अगर मैं करंट घटा रहा हूँ तो देखो कैसे ये वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं करंट घटा रहा हूँ तो अगर मैं करंट पीछे कर रहा हूँ मतलब घटा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। या तो जब मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो देखो करंट जो है, सॉरी, जब मैं रेजिस्टेंस ऊपर कर रहा हूँ तो कैसे ये करंट भी कम हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये दैट इज़ हाउ दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ था जानने के लिए क्योंकि इस साल ग्राफ भर भर के आएगा। ये पहला ग्राफ था, करा दिया मैंने। समझने वाला ग्राफ है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम रट के चले गए, समझने वाला ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इससे पहले एक टॉपिक था जो कि मैंने नहीं कराया है, वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ जो है ना, जितना अभी मैंने पैटर्न नोटिस किया है ये इम्पॉर्टेंट है। लिसन टू मी, इम्पॉर्टेंट है, बट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ का ना जो चांसेस है आने का वो बहुत कम है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ जो है लाइक मैं नहीं कराना चाहूँगा, बट फिर भी तुम जो हो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ का ना बस एक्सप्रेशन देख लो, एक्सप्रेशन कर लो, ठीक है। एक्सप्रेशन बना लो, इसका नोट बना लो और हो सके तो प्लीज़ इसको याद कर लो, ठीक है। यू शुड हैव अ डेडिकेटेड फार्मूला पेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी यूनिट, एंड सारा का सारा फार्मूलाज तुमको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें एक्सप्रेशन बता दूं क्या क्या है, आर रेजिस्टेंस है, एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन तुम्हारा वही प्रीवियस टॉपिक से दैट इज चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक जो आज अभी आई मीन आज नहीं अभी करेंगे वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल है रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका इसका ना तुम्हारे पास दो ठो एक्सप्रेशंस है। पहला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी, ठीक है। होने से मेरे को इस पर न्यूमेरिकल मिला तो मैं वो भी कर दूंगा, बट या इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अभी मैं जो आगे कराऊंगा ना एक क्वेश्चन गारंटी जरूर आएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आएगा, गारंटी नहीं आएगा मतलब इस उस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है इस टॉपिक से, वो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी, दैट इज रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई जे, ठीक है, जे। ये पहला एक्सप्रेशन है। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ रो इज दैट, इसका डेफिनेशन बनता है उसके इसके बेसिस में ना तुम्हारा केस बेस्ड स्टडीज आता है, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो मेरे पास कोई अगर मान लो मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, एंड उस वायर का मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, एंड मेरे पास उसका मेरे पे वो जो वायर है वो 1 मीटर लेंथ का है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इट मीन्स what is specific resistance? Specific resistance is a resistance of a wire having area of cross section 1 meter square and a length of 1 meter, ठीक है। तो मैथमेटिकली इट इज रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, आर इंटू ए बाई एल। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन तुम ज़रा याद करो, केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था हमारा, बट ये रो नहीं था हमारा वहाँ पे के था, ठीक है। दैट इज़ कंडक्टिविटी, दैट इज़ समथिंग कंडक्टिविटी करके कुछ था, उसमें तुम्हारा 1/r इंटू एल बाई ए आता था, ठीक है। ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये उसका ऑपोजिट है, रो उसका ऑपोजिट है, एल बाई ए है, ठीक है। तो ये इसके पे भी इस पर ध्यान नहीं देंगे अपन। ये वाला चीज़ तो बेसिकली क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये इसके अभी मैं चेक करता हूँ कोई न्यूमेरिकल है कि नहीं इसके ऊपर। ओ याद आया मेरे को क्या करना है। देखो इससे ना केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। क्या देगा, केस 1
में कह देगा इनिशियली मेरे पास एक वायर था, ठीक है, कह देगा कि मेरे पास एक वायर है, अगर मैं उसका लेंथ को, इफ द वायर लेंथ इज डबल्ड, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is halved, what is the new resistance? New resistance, ठीक है। ये ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये तो बस एक एग्जांपल क्वेश्चन था, चीज़ बदल भी सकता है। कह दिया कि अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, तो मेरे को न्यू रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे तुमको रेशियो बोलेगा R1:R2, तुमको यहाँ पे मिलेगा R1:R2 का रेशियो। मतलब वही एक वायर था, मैंने इस बार दूसरा वायर लिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस का तुम्हें रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूँ तो मेरे को क्या फॉर्मूला मिल सकता है, R=ρ×L/A, है ना। तो ये फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। बात क्लियर है। तो करना कुछ नहीं है, इनिशियली क्या होगा, इफ से पहले उसका आइडियल केस आता है, तो तुमको इनिशियली वाला केस पहले लिखना पड़ेगा। इनिशियली हमारा R1 क्या होगा, ज़रा सोचो। R1 होगा हमारा ρ/L/A, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वायर का लेंथ को मैं 2L कर दूं, दैट इज डबल कर दूं, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दूं, मतलब A/2 कर दूं, तो मेरे को R1:R2, मतलब दोनों न्यू वायर का रेजिस्टेंस, मतलब मेरे को दोनों वायर्स का रेशियो, दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या मिलेगा, ठीक है। ये हमारा R1 है। अब R2 क्या होगा, सेम चीज़ है, हमारा रो नहीं बदलेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर विल नेवर चेंज। एक वायर का वो एक पार्टिकुलर, एक कह सकते हो वो है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू, वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्या अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वो वायर का लेंथ को मैंने डबल कर दिया, ये जो लेंथ है मेरा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 2L। अब हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, तो हमारा ये A क्या हो जाएगा, A/2, ओके। अब मैं ये हमारा इक्वेशन 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सबसे बेसिकली रूल तो ये था ना, जो सबसे लास्ट में डिनोमिनेटर में होता है वही सबसे ज़्यादा, वही सबसे टॉप में जाता है, ठीक है। तो इस बार मैं R2 इक्वेशन को फिर से बनाऊँ, R2 = ρ 4L 4L/A। अब नाउ आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग, ऐसा इस साल ना इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, ओके। इस साल इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। हाँ, हम लोग बाद में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बहुत हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी, उसको प्लीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो इस केस में हमारा ρ/L1, तो हमारा R1/R2 क्या आएगा हमारा, R1 क्या होगा हमारा, ρ/L/A बड़ा सा लाइन डिवाइडेड बाय R2 क्या है हमारा, ρ 4L/A। ये वाला A कटेगा, ये वाला L कटेगा, ये वाला रो करेगा, और ये वाला जो 4 है हमारा, ये वाला 4 चला जाएगा इसके उपास, ठीक है। कंडीशन यही है ना कि ये वाला सबसे लास्ट वाला जो चीज़ होता है वो सबसे टॉप में जाता है, एंड ऐसे करके वो पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा ऐसे करके, ओके। तो ये वाला 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो मतलब R1/R2 हमें कितना मिलेगा, 1/4, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आया हमारा, 1:4 का रेशियो आ गया, ठीक है। अगर तुमको ये कॉम्प्लिकेट लगा ना, कोई दिक्कत का बात नहीं, अनदर तरीका है कर सकते उस, वो ज़्यादा मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा करने के लिए, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले R1 का इक्वेशन लिखना, सबसे पहले R1 का इक्वेशन लिखना जो तुमने बनाया, ρ/L/A, ठीक है। इसको तुम फिर से तुम वैसे ही करो जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करो, ρ
4L/A, ये हमारा R2 का इक्वेशन था ना। अब तुम क्या करो, इसको तुम ऊपर भेज दो, ठीक है, इसको तुम ऊपर भेज दो। ओके, ये लाइन का मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है ना। तो काम करो, R1/R2 जो है तुम्हारा डिवाइड पे ढाल दो, डिवाइड का सिंबल लगा दो, L/A डिवाइडेड बाई रो 4L/A, है ना। अब तुमको याद है हम लोग ने क्लास 6 में करके रखा है, अगर कभी हमारा 4 नहीं, अगर कभी हमारा क्वेश्चन होता था 8/4 क्या होता है, तो हम लोग कैसे करते थे, 8 × 1/4, बिकॉज डिवाइड साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में एंड वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है कि नहीं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरा, है ना। तो यही सेम चीज़ करेंगे, रो L/A, ये इंटू में हुआ तो ये रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ये A ऊपर चला जाएगा, रो 4L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये A ऊपर चला गया और रो 4L नीचे आ गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, R1/R2 है ये रो, ये वाला रो कटेगा, ये वाला A कटेगा, ये वाला L कटेगा, तो क्या बच रहा है, इधर पे 1 बच रहा है, इधर पे 4 बच रहा है, तो रेशियो फिर भी 1:4 ही आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा ऐसे करके कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ना ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होते, इससे तुम ईजिली भी कर पाओगे, ऑलराइट। तो कुछ डिफिकल्टी नहीं था, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है हमारा करंट डेंसिटी J के ऊपर एरो इक्वल टू सिग्मा E के ऊपर एरो, दिस इज ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज बेसिकली तुम्हारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है, ये होता है तुम्हारा। बट इसका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे करके लिख देना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि उससे भी क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर का डायमेंशन क्या होता है, उसका लेंथ होता है और उसका एरिया होता है, यही उसका डायमेंशंस होता है किसी भी कंडक्टर का ना। तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा रो L/A, है ना। तो अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ ए, इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, रेजिस्टेंस है वो उसका रिलेशन है तुम्हारा L/A, मतलब रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर से तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी एक और बन सकता है कि बोल दिया गया कि अगर मेरे पास एक वायर है एंड वही सेम वायर को अगर मैंने लेंथ डबल कर दिया तो मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस कितना फैक्टर से बढ़ेगा, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो मैंने अगर लेंथ को डबल कर दिया तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बात क्लियर है। अगर कह दिया क्वेश्चन में कि मेरे पास वो वायर था एंड मैंने उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करूँगा तो ये मेरा न्यू रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मेरा ए बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा ना, मैटर करता है कि कितना से इंक्रीज होगा, वो भी पॉइंट। अगर मान लो मैंने एरिया को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, है ना, तो एरिया इंटू 4 कर दिया तो मेरे को रेजिस्टेंस न्यू क्या मिलेगा, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 1, दैट इज मेरा R/4, मतलब वो 4 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस R/4 से डिक्रीज हो जाएगा, ऑलराइट। तो इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन तुम इधर से केस बेस्ड स्टडी आपका बन सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, ऑन द रेजिस्टिविटी कह दो, बहुत ठीक है, रेजिस्टिविटी कह दो। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसका 4 केसेस बनता है, दैट इज नंबर A फॉर मेटल, नंबर B फॉर alloy, नंबर C फॉर सेमीकंडक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नंबर D तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, LYTE। देखो, अगर हम मेटल्स में अगर उसका अगर मेटल में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बन के आएगा, अगर मैंने रेजिस्टिविटी दैट इज़ रो और यहाँ पे टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा रो भी बढ़ेगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार सा बन के आता है, ठीक है, ये कॉपर के लिए होता है, ओके, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन के आता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी रो का, ठीक है, ऐसा कुछ बन करके आता है। सेकेंड है फॉर अलॉयज़,
अगर मैं एलॉयज़ में टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो उसका रेजिस्टिविटी रो जो है ना वो भी बढ़ता है, एलॉयज़ में भी तुम्हारा रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बट जो वो बढ़ता है ना इट इज़ दैट इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। तो इसका ग्राफ कुछ इस थोड़ा सा स्टीप फॉर्म होता है ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है। ये तुम्हारा निक्रोम एक एलॉय है एग्जाम्पल। अब सेमीकंडक्टर के चीज़ में ना ये चीज़ उल्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर और ये होगा तुम्हारा रेजिस्टिविटी रो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ ना तो मेरा रेजिस्टिविटी घट जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे जो मेरा ग्राफ बन के आएगा ना वो उल्टा ग्राफ बन के आएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर दिस रीज़न दैट सेमीकंडक्टर का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो इन्वर्सली रिलेटेड है, इसके कारण सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं वट देख ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो ये ग्राफ बनाओगे, या तो एमसीक्यू में बोल देगा कि व्हाट इज विच इज़ द करेक्ट ग्राफ फॉर द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तुम ये ग्राफ टिक करके आओगे। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में तो उसका रेजिस्टिविटी घटेगा। रेजिस्टिविटी अगर घटने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है, बात क्लियर है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर मेरा रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ रहा है इवेंचुअली, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज होने का बात नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा पलट के भी आ सकता है कि तुमको ये ग्राफ दे देगा, ठीक है, तो बोल देगा कि अब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि तुमको रेजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस बोल देगा, तुम यहाँ पे रो के जगह आर भी लिख सकते हो, मतलब तुम्हारा ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट जो नंबर डी है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई ग्राफ तो नहीं दिया है बुक में, बट इतना स्टेटमेंट दिया है बुक में कि जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्रिंसिपल है ना उस वो भी सेम लाइक सेमीकंडक्टर ही है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अगर मेरे पे एक सेल है, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दो टर्मिनल्स के बीच में, वही फ्लूइड को तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, जिसके जिसके थ्रू करंट कैन पास, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो जिसके अंदर से, फ्लूइड के अंदर से, तो वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम चीज़ है, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टिविटी दैट इज रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है, इतना ओवर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, पास्ट ईयर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बार बार आया है सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशली, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ये तो तुम्हें मालूम ही है यार, अगर मेरे पे रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, सीरीज मतलब स्ट्रेट लाइन में, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तो इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो सीरीज़ में तुम्हारा R इक्विवेलेंट क्या आता है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तीनों का बेसिकली इक्विवेलेंट क्या निकल के आता है सिस्टम में, वो था तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, सीरीज़ के अंदर, राइट। एंड पैरेलल में इसका उल्टा हो जाता है, ये मान लो एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे ये R1 R2 R3 ये तुम्हारा पैरेलल में है ना। इसमें तुम्हारा R1/R इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो मालूम नहीं, तो बेसिक चीज़ था। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा सुनो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, एंड इससे तुम्हारा जो है ना करीबन लाइक हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ के कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा बेसिकली मैं जो भी तुम्हें एक्सप्रेशंस देने जा रहा हूँ ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पावर का, वो सारा का सारा एक्सप्रेशन तुमको दिमाग में याद रहना चाहिए। इनफैक्ट तुमको सभी एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए, बिकॉज बोलते हैं ना तुम सब का सब याद कर लिए, इट्स लाइक बोल सकते हो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके कारण अभी जो मैं यहाँ पे सारा का सारा जो फार्मूला दे रहा हूँ इसमें डेरिवेशन नहीं है, बस फार्मूलाज तुम्हें दिमाग में रखना है, एंड उसी फार्मूला के बेसिस पे तुमको क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है, जज करना है, एनालाइज करना है, एक्सेट्रा। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वर्क डन, ठीक है। वर्क डन होता है सबसे पहला उसका I²RT स्मॉल टी, इसमें हमारा I करंट है, R रेजिस्टेंस एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड, वर्क डन इज इक्वल टू V²T/R, ये सब फॉर्मूलाज तुम्हें मालूम होना चाहिए। V²T/R
ठीक है। तुमको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि हाँ वायर में इसका रेजिस्टेंस इतना है, वोल्टेज इतना है, टाइम इसका एंड इट इज सेट एंड इट इज केप्ट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज अ हीटिंग इफेक्ट कॉज्ड। हीटिंग इफेक्ट, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो वो प्लीज़ ध्यान रखना। हीटिंग इफेक्ट का ही तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इधर पे। तो हीटिंग इफेक्ट सुन करके ये मत सोच लेना कि ये कुछ और है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही का ही बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर टी बाई आर ये हो गया। अब इस सब का यूनिट क्या होता है, जूल, क्योंकि ये एनर्जी है। अब पावर का क्या रिलेशन होता है, पावर का तुम्हारा दो रिलेशन बनता है, दैट इज पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना पावर। तो ये एक हम लोग क्लास 10 में पढ़ के रखे थे ना कि वो व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, इज कॉल्ड एज पावर। अब पावर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर का एक्सपेंडेड हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, पहला। सेकंड आ जाएगा तुम्हारा पावर हो जाएगा तुम्हारा P इक्वल्स टू वी आई, दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। ये सब तुम्हारे रिलेशन बन के आ रहा है। तो ओवरऑल ये सारा का सारा रिलेशन को तुम नोट बना के रखो, एंड या यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑल्सो, इंपॉर्टेंट है। पावर का तुम्हारा बेसिकली यूनिट क्या होता है, वॉट, WATT इज द यूनिट ऑफ पावर, ओके। ऑल्सो पावर का एक और फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये सब तुम्हारा, तो वर्क डन का कितना फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर, दो फॉर्मूला। पावर का कितना फॉर्मूला है, ये तो बेसिक है, इससे कुछ क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है, बट ये फिर भी तुम देख लो। पावर का 3 मेन फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर, वी आई एंड आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये सब फॉर्मूला ज़रूरी है। अब एक छोटा सा और चीज़ डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन आने का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि अभी इस चैप्टर यूनिट का 2 चैप्टर्स है, तो ये इस यूनिट का पहला चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो दैट इज़ नेट पावर कंजप्शन इन सीरीज़। मान लो मेरे पे एक ऐसे सेल है, ये यहाँ पे मेरे पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब। तो ये सभी का बल्ब का पास एक पावर होगा, P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा। तो ये किस फॉर्म में अरेंज है, सीरीज फॉर्म में अरेंज है पावर। तो इस केस में जो इसका इक्विवेलेंट पावर निकलेगा ना, वो तुम्हारा होता है 1/P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इक्विवेलेंट पावर तुम्हारा सीरीज में ऐसा दिखता है। डो नॉट गेट कन्फ्यूज विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तुम्हारा सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का बात करूँ जिसमें कैपेसिटेंस आता था, कैपेसिटेंस का भी ऐसा ही बनता था। अगर कैपेसिटेंस हमारा सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 तुम्हारा सीरीज में बनता था, एंड पैरेलल में वाइसी वर्सा हो जाता था, ठीक है। अब इसका भी सेम, सीरीज में क्या पैरेलल में क्या होगा, उसका उल्टा, है ना। डायग्राम बनाने का होपफुली मेरे को ज़रूरत है, बट बना देता हूँ मैं। चलो, मेरे पे ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये मेरे पास तीसरा बल्ब है, और तीनों यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये P1 P2 P3 पैरेलल में है ना, ये एक के ऊपर एक। तो इधर पे पावर का जो इक्विवेलेंट पावर है वो तुम्हारा सीरीज, वो तुम्हारा स्ट्रेट बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सब चीज़ तुमको दिमाग में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड इसके बाद तुमको कभी यहाँ है, अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो विद दैट ये वाला चैप्टर अभी के लिए बस इसका थ्योरी पार्ट एंड ऑल खत्म हुआ, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर का। सो विल आफ्टर इट विल से टाटा बाय बाय टू दिस, ओके। चलो ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सब कुछ फार्मूला से ही निकल के आएगा, ठीक है। तो कहता है मेरे पास दो बल्ब है, B1 एंड B2 दो बल्ब है, और कनेक्टेड विद एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, ओके, 200 वोल्ट से कनेक्टेड है। द लेवल ऑन द बल्ब रीड 200 वोल्ट 60 वॉट, ठीक है, एंड 200 वोल्ट 100 वॉट रिस्पेक्टिवली। मतलब B1 का रेटिंग है 60 वोल्ट 200 वोल्ट, एंड B2 का रेटिंग है 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो, दैट इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ R1/R2, P1/P2 एंड V1/V2, तीनों का रेशियो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ फर्स्ट ग्लांस में जब मैं पहली बार किया था मेरे को बड़ा मुश्किल था, बट देन बाद में जब मैंने वापस से कंसेप्ट को रिवाइज किया ना, सब कुछ आसानी से हो गया। क्या कह रहा है मेरा, फॉर बल्ब B1 के लिए क्या कर रहा है, इसका पावर क्या है, पावर है इसका 60 वॉट। क्वेश्चन में सब क्या क्या रखा हुआ है ना रेस्पेक्टिवली, तो मतलब B1 के लिए 60 वॉट एंड वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट,
एंड फॉर बल्ब B2 मेरे पे पावर देके रखा हुआ है 100 वॉट एंड वोल्टेज देके रखा हुआ है 200 वोल्ट। ओके, तो पहला पार्ट क्या कहता है, हमें R1:R2 फाइंड करना है। तो मतलब R1 किसके लिए होगा, बल्ब B1 के लिए होगा, R2 किसके लिए होगा, तो बल्ब B2 के लिए होगा, है ना। तो अब सिंपल है, R1 और R2 फॉर्म करो और दोनों को डिवाइड कर दो, सेम एज दैट, ठीक है। तो फॉर बल्ब B1 आंसर है ये, बल्ब B1 वी नो पावर क्या होता है, V²/R। थोड़े पहले तुमने अगर याद कर लिया हो तो फॉर्मूला तो बढ़िया है। तो ये यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज बल्ब B1, तो R1 को तुम सब्जेक्ट बनाओ, तो R1 आ जाएगा तुम्हारा V²/P, ठीक है। जो हम लोग को वैल्यूज़ दे के रखा हुआ है, बल्ब B1 के लिए V कितना है 200 स्क्वायर ना, 200 इंटू 200 ही, 200 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 200 इंटू 200, है ना, डिवाइडेड बाई P, पावर कितना है हमारा 60 वॉट। ओके, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आई सजेस्ट यू, नहीं तुम सॉल्व प्लीज़, ओके। कभी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो कोशिश करना कि लाइक अगर वो तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल लग रहा है तुम्हें वो देख करके, एक छोटा सा टिप देता हूँ, अगर कभी तुम्हें रेशियो वाला क्वेश्चन निकालने के लिए आ गया, तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है देखने में कि हाँ ये कट सकता है, ये कट सकता है, एंड देन तुम्हारा कटने के बाद तुम्हारा कोई डेसिमल वगैरह नहीं आ रहा है, डिवाइड करने का डेसिमल वगैरह नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर डेसिमल आ रहा है, जैसे कि इस केस में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 60, तो मेरे को 666.66 करके मेरे को डेसिमल में आंसर आ रहा है, एंड आई डोंट वांट दैट फॉर टेकिंग आउट अ रेशियो। सो इन दैट केस आई विल कीप द इक्वेशन एज इट इज़। ये मेरा R1 है। नाउ फॉर बल्ब B2 सेम फॉर्मूला V=V²/R2 होगा इस बार, ठीक है। तो R2 को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो V²/P, P2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये P1 था, है ना, ये P2 हो जाएगा, ये P1, सॉरी दिस इज P1, ऊपर वाला इज P1 और नीचे बल्ब B2 के लिए पावर इज P2। तो V² इसका क्या है, V क्या है, V 200, ये भी 200 इंटू 200 है, डिवाइडेड बाई P2, दैट इज पावर कितना है 100, दूसरे बल्ब के लिए 100, ये हो गया। तो मेरे पे R1 आ चुका है, R2 आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डज इट से, वी नीड R1/R2, राइट। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें R1/R2, क्वेश्चन को तुम ध्यान रखना, ठीक है। R1/R2 क्वेश्चन में बोला तो तुम आंसर में तुम R2/R1 करके मत करना, ठीक है, रेशियो तुम्हारा उल्टा आ जाएगा, आंसर भले ही करेक्ट होगा बट देन क्वेश्चन जो मांगा है तुम वही करना। क्वेश्चन में R1/R2 बोला, अगर R1/R2 की जगह R1:R2 भी होता तो तुम वही करते, R1 को तुम ऊपर रखते, R2 को तुम नीचे रखते, ठीक है। तो R1/R2 तुम करो, अब R1/R2, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बोला था, ये सब डिवाइड होता है ना, तुम डिवाइड का सिंबल दे दिया करो, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक। जैसे कि R1 का वैल्यू क्या है 200 इंटू 200/60, 200 इंटू 200/60, ये हमारा R1 का वैल्यू है, राइट। अभी डिवाइड किससे हो रहा है, R2 से हो रहा है, तो डिवाइड का सिंबल डालो। तो R2 का वैल्यू क्या है हमारा, R2 का वैल्यू है हमारा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। तुमको मालूम है मैथमेटिक्स का रूल, अगर ये डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 60 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन आने की वजह से, तो ये बन जाएगा 100/200 इंटू 200। अब देखो मैं उस समय क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि 200 इंटू 200 200 इंटू 200 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये जीरो कट हो जाएगा, अब बचेगा 2 3 2 5, तो मेरे को R1/R2 क्या मिल के आ रहा है 5/3, आंसर ये रहा, ठीक है। तो रेशियो क्या है इनके बीच में, 5:3 का रेशियो है, पहला पार्ट डन। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें क्वेश्चन का, कि द रेशियो ऑफ पावर बीइंग कंज्यूम्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में जब कनेक्टेड है तो P1/P2 का रेशियो क्या आएगा, सिंपल है, P1/P2 का रेशियो चाहिए ना। तो क्वेश्चन में तुम्हारा दे के रखा हुआ है ना, P1 क्या है हमारा, P2 क्या है हमारा, और P1/P2 बोला है ना। हम्म तुमको P1/P2 निकालना है, ठीक है। P1/P2 आपको यहाँ पे निकालना है,
तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो तुम काम करो, P1 के लिए पावर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई R1। ओके, बात क्लियर है ना। और ये P2 से, और वो आई मीन P1 का पावर डिवाइड किससे हो रहा है, P2 का पावर से डिवाइड का सिंबल डालो, तो P2 का पावर क्या है, P2 का पावर है वी स्क्वायर बाई R2। बात क्लियर है। ओके, देट इज़ नथिंग डिफिकल्ट। मालूम है यहाँ पे आंसर रॉन्ग है बुक में। ओके, तो या रुको, मैं एक बार मैं क्रॉस चेक करके तुम्हें करेक्ट आंसर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, P1 एंड P2 निकालने के लिए तुम ये बात पे तुम ध्यान नहीं दो, क्योंकि पावर का जो है ना एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, है ना। अरे यार पेपर ही फट गया मेरा, कोई नहीं। ये दिखा है ना मैंने, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। मैंने अब यहाँ पे आई क्यों लिया, आई को कंसिडर क्यों किया, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तुम्हें मालूम है सीरीज़ में जो होता है ना करंट सेम होता है, इसके कारण। तो ये बल्ब B1 के लिए हमारा पावर क्या होगा, बल्ब B1 के लिए पावर होगा P1 एंड रेजिस्टेंस होगा R1, बट करंट विल बी सेम क्योंकि सीरीज़ में है ना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ में करंट इज सेम। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाना है, तो ठीक है। तो ये हमारा P1, तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, I square, that is power for bulb 2 will be P2 and resistance for bulb 2 will be R2, है ना। अब तुम यहाँ पे सिंपली P1 बाई P2 कर दो, ठीक है भाई। तो P1 का पहले इक्वेशन लिखो, क्या है, I स्क्वायर R1, डिवाइड का सिंबल डालो। इसके बाद P2 का, इसके बाद तुम P2 को लिखो, P2 को तुम लिखो दैट इज़ I स्क्वायर R2, ठीक है। P1 बाई P2, I स्क्वायर R1, ये डिवाइड का साइन हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, और ये रेसिप्रोकल मतलब वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/I स्क्वायर आई स्क्वायर कटेगा, तुमको मिलेगा R1/R2, ठीक है। अब तुमको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में फर्स्ट पार्ट से R1/R2 क्या मिला था, R1/R2 5:3, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 5/3, ठीक है। बिकॉज R1/R2 तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मिल गया था 5:3, डेट इज 5/3, तो वही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी फिर से मिल रहा है ना, तो डेट इज वाई इट विल ऑल्सो बी 5/3। ओके, सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट दैट इज V1/V2 क्या होगा इस बार वो सोचो। तुम अगर यहाँ पे सिंपल वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा पावर क्या होता है V स्क्वायर बाई R1, ठीक है। अब फॉर बल्ब B1 वट विल बी, फॉर बल्ब B1 ओके, माफ करना, फॉर बल्ब B1 what will be the power P1, what will be voltage B1 and what will be resistance R1, एंड बल्ब B2 के लिए P2 हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि मैंने V स्क्वायर को बेसिकली यहाँ से, रुको, इंस्टेड ऑफ V स्क्वायर ना, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला भी था हमारे पास, ठीक है। तो पावर अगर हमारा V आई है तो V क्या हो जाएगा, पावर बाई आई, ठीक है भाई। तो फॉर बल्ब B1, आई नो पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ये पार्ट है तुम्हारा 1 का, ये पार्ट है तुम्हारा 2 का। अब ये पार्ट 3 में तुम्हारा फॉर बल्ब B1 हमारा पावर क्या होता है, फॉर बल्ब B1 P1 हो जाएगा तुम्हारा V1 इंटू आई, और यहाँ पे तुम्हारा V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा तुम्हारा P1/I। सिमिलरली फॉर बल्ब B2, ठीक है, फॉर बल्ब B2 तुम्हारा P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा ये, और ये आई नहीं बदलेगा क्योंकि वो सीरीज़ में है। अब यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, P2/I, क्योंकि ये I नीचे मैंने भेज दिया, आई को मैंने नीचे भेज दिया। अब सिंपल यहाँ से तुम V1/I1 करो, ये वाला V1 और ये वाला V2 को डिवाइड कर दो, तो V1 हमारा क्या है P1/I, डिवाइड का सिंबल लगाओ, और P2 क्या है हमारा P2/I, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। अब सिंस ये डिवाइड का साइन जब हटेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा सेकंड वाला पार्ट, P1/I, और ये P2/I क्या बन जाएगा, इंटू होके I/P2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ये I कटेगा, और तुमको क्या मिल रहा है P1/P2 एज अ रिजल्ट।
तो तुमको सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में P1/P2 क्या मिला था? P1/P2 तुम्हें क्या मिला था? 5:3 मिला था ना, तो इसमें भी तुम्हारा V1/V2 तुम्हारा 5:3 ही होगा, ठीक है? बात समझ में आया? तुमको सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में तुम्हें P1/P2 क्या मिला था? 5:3। तो वही सेम यहाँ पे भी तो बन रहा है ना, P1/P2, तो इसका भी रेशियो 5:3 होगा। बेसिकली तीनों का रेशियो 5:3, 5:3, 5:3। ये क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था, दैट इज वाई आई डिड। अनदर करते हैं, चलो जरा क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान देते हैं, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? बेसिक से ही सब कुछ डिराइव है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखिएगा ना, डायग्राम बना लिया करना ताकि ज़रा आसान हो जाए तुम्हारे लिए जानना। क्या कहता है, मेरे पास दो रजिस्टर्स है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले ये स्टेटमेंट देखते, तुम दो रजिस्टर पैरेलल में ड्रॉ कर लो, ठीक है? ये एक रजिस्टर है और ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है भाई, पैरेलल में है R1 और ये है R2। R1 है तुम्हारा 60 ओम, क्वेश्चन में बोल के रखा है, एंड R2 है हमारा 90 ओम, ओके। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय R1, मतलब यहाँ पे R1 में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, दैट इज P1 इज इक्वल टू 15 वॉट, ठीक है? तो व्हाट इज द कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय R2, P2 तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलो सोल्यूशन देखो, सीरीज और कॉम्बिनेशन में ना जब भी ऐसा कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है डायग्राम बना लिया करो, दैट इज़ इजी। बट ऐसा क्वेश्चन पे ना तुमको अब हमेशा ये फंडामेंटल तुम्हें अपने दिमाग में ब्रिंग लाइक लाना ही लाना है, वो फंडामेंटल तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? एवरी टाइम। दैट इज़ अगर सीरीज़ में होता है तो करंट सेम होता है हर पॉइंट पे एंड वोल्टेज डिफरेंट होता है। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज सेम होता है दोनों पॉइंट पे, बट करंट डिफरेंट होता है। तो सिंस यहाँ पे हमारा ये सिस्टम जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वोल्टेज को, है ना? तो मतलब यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल से अगर मैंने वोल्टेज निकाल लिया V, तो वही सेम वोल्टेज मैं यहाँ पे भी पुट करूँगा और इधर से मेरे को P2 मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो तुम्हारा पैरेलल में तो सेम ही होता है ना। इसके कारण अगर मान लो मेरे पास अगर ये रेजिस्टेंस जो है ना पैरेलल में ना होके सीरीज में होता, अगर मान लो ये क्वेश्चन में मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस है और ये पावर है पैरेलल में ना होके सीरीज में होता, तो उस केस में मैं वोल्टेज को कंसिडर नहीं करता, उस केस में मैं करंट निकालता एंड वही करंट का इस्तेमाल करता P2 निकालने के लिए। मैं बात क्लियर है? तो ये सब फंडामेंटल, यू विल हैव टू यूज दिस एवरी सिंगल टाइम कि सीरीज में तुम करंट को लेते हो सेम हर पॉइंट पे, एंड पैरेलल में तुम वोल्टेज को सेम लेते हो हर पॉइंट पे, ठीक है? ये बात तुम दिमाग में फिट कर लो। तो क्या करते हैं, सो फ्रॉम ओके, सो तुम यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, दैट इज A एंड B करके, ताकि आंसर तुम इजीली लिख सको। फॉर पॉइंट A, है ना, पावर क्या होता है V²/R, है कि नहीं? V²/R, ऑल राइट। तुम इसका वोल्टेज निकाल लो, तो V² क्या हो जाएगा, पावर इंटू R, ठीक है भाई। पावर कितना है हमारा पॉइंट A पे, पावर कितना है 15 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 60, 15 इंटू 60 900 होता है, 900 वोल्ट्स, दैट इज़ V²। बट हमें तो V² नहीं चाहिए, मतलब V चाहिए, तो V² करने के बाद वहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, तो 900 का अंडर रूट 30 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 900 अंडर रूट 930 या, तो V हमें कितना मिल गया है 30 वोल्ट। तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट डाल देना, इन पैरेलल V रिमेन्स सेम। बात समझ में है ना? क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, तो मैं सब फंडामेंटल ही यूज़ कर रहा हूँ ऑल द टाइम, ठीक है? तो सब हो जाएगा तुमसे। तो V रिमेन सेम, सो एट पॉइंट B P2 विल बी इक्वल टू V²/R2। यहाँ पे मैंने R1 और P1 नहीं लिखा था, P1 एंड R1 ये रहा, तो P2, तो हमें तो P2 चाहिए, तो P2 रखो, तो V² हमारा क्या है 30 इंटू 30, दैट इज़ 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2। R2 हमारा क्या है, R2 मतलब पॉइंट B पे हमारा R2 कितना है 90 ओम है, ठीक है भाई। ये 0 कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 10 जा, तो हमें P2 कितना मिल गया है 10 वॉट। इज दिस द राइट आंसर? या 10 वॉट इज द राइट आंसर, गॉट इट? इजी था। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करते हैं, ठीक है?
ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 30 बाय योर सेल्फ वंस. ईजी क्वेश्चन है ये. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 200 वोल्ट 100 वोल्ट. तुम्हें वी दे के रखा हुआ है एंड तुम्हें पी दे के रखा हुआ है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस आर. तुम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला के बेसिस पे तुम निकाल दोगे. इफ 5 सच बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यही सेम बल्ब मेरे पास अगर 5 तो मैं सीरीज में लगा दूँ तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दैम. तो सीरीज में बोला है ना, तो लॉजिक क्या लगेगा. सीरीज में तुम्हारा क्या होता है, करंट सेम होता है एंड वोल्टेज डिफरेंट होता है. अरे बस इतना दिमाग में रखो, क्या सेम होता है सीरीज में, करंट सेम होता है. पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है. बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है, सीरीज में. कहाँ गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो चाहे मैं अगर एक बल्ब के लिए निकालूँ, 2 बल्ब के लिए निकालूँ, 3 4 जितना भी नंबर ऑफ बल्ब्स में लगा लूँ सीरीज़ में, सब जगह करंट सेम ही जाना है. नॉट आंसर मत देखो, सभी जगह करंट सेम ही जाएगा. तो अगर मैं किसी एक बल्ब के लिए अगर मैं करंट निकाल लिया, वही सेम बल्ब सारे के सारे बल्ब के, वही सेम करंट सारा का सारा बल्ब के लिए ही होगा. ठीक है, तो एक बार तुम खुद ट्राई करो. हो गया, अब मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमारा, एक बल्ब है बी. ठीक है, उसका वोल्टेज है 200 एंड पावर है 100. हमें कहता है इसका रेजिस्टेंस क्या है फिलामेंट का ना, तो आर. तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है ये वाला पार्ट. तो आर क्या होता है हमारा, ये हमारा इवन नंबर का ईयर है. तो इट मीन्स ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड भी इवन नंबर पे आ रहा है. 2018 का क्वेश्चन है ये. तो सॉरी, पी होता है हमारा v²/r. तो आर क्या हो जाएगा हमारा v²/p. ठीक है, तो v² हमारा क्या है, v दैट इज़ 200 इंटू 200 दैट इज़ 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई p दैट इज़ 100. ठीक है, ये 100 ये 2 कटेगा, कितना मिला हमें 400 ओम, है ना. तो रेजिस्टेंस हमारा 400 ओम आ गया. तो अब मेरे पे रेजिस्टेंस आ चुका है. ठीक है, तो अगर मानो, अब क्या क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ 5 सच बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिसका भी सप्लाई 200 वोल्ट ही है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू देम. सिंपल है. तो तुम्हें मालूम है पावर क्या होता है, V इंटू आई, है ना. तो तुम क्या करो, कोई सा भी एक बल्ब के लिए, मतलब सभी बल्ब तो सेम ही हैं, बस 5 बल्ब को सीरीज में लगा दे तुम, एक तो करंट निकाल लो यहाँ से तुम. करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सभी के लिए तुम्हारा करंट P इक्वल्स टू V इंटू आई के फॉर्म में ही मिलेगा तुम्हें, क्योंकि सब सीरीज़ में है ना. सीरीज़ में तुम्हारा हर पॉइंट पे करंट सेम होता है. ठीक है, तो पावर कितना है हमारा, पावर है हमारा 100. मैं पहले एक आई को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो आई हो जाएगा तुम्हारा P/V. ओके, तो पावर कितना है हमारा 100. ओके, और हमारा वोल्टेज कितना है 200. तो कितना मिलेगा हमें, कितना मिलना चाहिए हमें, 100 डिवाइड बाई 200, 0.5 एम्पेयर. आंसर क्या है हमारा 0.1 एम्पेयर. ये नहीं समझ में आया मुझे. 0.5 एम्पेयर मेरा आ रहा है. रुको, क्वेश्चन नंबर लेट मी रीड 1 सेकेंड, मेरे से भी गलती हो जाता है. वाओ, नेवर माइंड. If 5 such bulbs are connected in series to 200, how much current would flow through them? सभी में तो 5 एम्पेयर करंट ही तो जाना चाहिए ना मेरे भाई. ठीक है, माना कि 5 बल्ब है, इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को 0.1 मिल जाएगा. बट देन सीरीज़ में है ना भाई, तो सीरीज़ में तो सभी में करंट सेम ही जाएगा, राइट. ये बात मेरे को समझ में नहीं है कि 0.1 एम्पेयर क्यों है ये. रुको ज़रा दिमाग लगाने दो मेरे को. ऐसा क्यों हुआ यार, रुको. हाँ, मैं ज़रा कुछ करता हूँ इस पर. अच्छा, मेरे से एक गलती क्या हुआ, भूल गया था ना, उन सभी का तो रेजिस्टेंस भी तो है भाई. तो मेरे को ओवरऑल सर्किट का मेरे को रेजिस्टेंस कंसिडर करके मेरे को निकालना पड़ेगा ना. उसका क्या बोलते हैं उसको, करंट. तो देखो, हमें मालूम है एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें 400 मिला है ना. तो वैसे ही 5 बल्ब सीरीज़ में था, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा. सीरीज़ में रेजिस्टेंस किस फॉर्म में ऐड होता है, किस फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है, R1 + R2 + R3, है ना. तो इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 5 बल्ब विल बी व्हाट, R1 + R2 डॉट R5 तक, है ना. तो टोटल क्या हो जाएगा 5 इंटू, एंड सभी सीरीज़ में ना, सभी आइडेंटिकल बल्ब है बोल के रखा हुआ है ना. एंड 5 सच बल्ब बोल के रखा है. सच बल्ब मतलब वही सेम तरीके का बल्ब 5 तो लाइन में खड़ा कर दिया, तो 5 इंटू सभी का रेजिस्टेंस भी सेम होगा फिर 400, है ना. RT मतलब टोटल
तो 2000 ओम रेजिस्टेंस है मेरे पास ओवरऑल सर्किट पे, ठीक है। अब मैं सिंपल ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इक्वल्स टू आई आर लगा लेता हूँ मैं। तो मेरे को क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू आई आर में I निकालना है मेरे को, तो I हो जाएगा तुम्हारा V बाई आर। V तुम्हारा कितना है 200, रेजिस्टेंस है तुम्हारा 2000, इस केस में तुम्हारा 0.1 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है। बात क्लियर है, इजी था ये क्वेश्चन। मेरे से थोड़ा सा गलती क्या हो गया था ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक को कंसिडर किया था, वो I इक्वल्स टू पी बाई वी के फॉर्म में। मेरे को क्या करना था वहाँ पे ना, मेरे पे अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में भी ना जब पावर है, एक मिनट ओके, मैं एक बार इसको अदर वे में करके ट्राई करता हूँ, बट ये आंसर करेक्ट है। हाँ, तो ये वाला मैंने एक ही पावर कंसिडर किया था ना भाई, बट वहाँ पे तो एक ही पावर थोड़ी ना, वहाँ पे तो 5 बल्ब्स था, इजंट इट। तो यू नो, अब फॉर पावर, अगर मैं पावर के टर्म्स में करता तो हमारा सीरीज में पावर किस फॉर्म में इक्विवेलेंट निकलता है, 1/P1 प्लस 1/P2 डॉट डॉट 1/P5 तक। तो ऐसे करेंगे तो हमारा पावर कितना है, हमारा पावर है 100, तो हमारा 100/5 आ जाएगा 1/P इक्विवेलेंट। तो P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 100/5, 5 से हमें 20 वॉट मिलेगा। तो इस केस में हमको 100 ना डाल के 20 डालना था, तब उस केस में मेरे को 0.1 एम्पेयर मिल जाता, ठीक है। तो ये जो मैंने 0.5 एम्पेयर निकाला था ना, दैट वाज फॉर ओनली अ सिंगल बल्ब, बट हमें सभी के सभी बल्ब के लिए चाहिए था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मेन काम क्या था, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना था पावर का। या तो तुम ओम्स लॉ के फॉर्म में भी कर सकते थे कि हमें उसका रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालना था, और दोनों के इक्विवेलेंट का ही वैल्यू इस्तेमाल करके हमें करंट निकालना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन। ओए लिसन, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 32 बाय योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर पे ये क्वेश्चन है। मैं तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सब तुम क्वेश्चन पढ़ के तुम खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। I इक्वल्स टू NEA/VD वाला इक्वेशन लगेगा इसमें, इसको तुम खुद से ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 को भी तुम खुद से ट्राई करो, अभी मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, इवन नंबर ईयर में पूछेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं अब तुम्हें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फार्मूला यू नो इट वेरी वेल, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई बाय योरसेल्फ, एंड नाउ आई एम डूइंग नंबर 33, ठीक है भाई। कहता है मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है B, जिसका वोल्टेज है हमारा 250 वोल्ट एंड पावर कंजम्पशन है 750 वॉट। भाई बड़ा पावरफुल है ये तो बल्ब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, हमें I फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट R फाइंड करना है। सिंपल है, I के फॉर्म पे हमारा रिलेशन क्या आता था, P इक्वल्स टू I को सब्जेक्ट बनाओ तो पावर इक्वल्स टू P/V हो जाएगा। पावर कितना है हमारा 750, V कितना है हमारा 253, कितना मिलेगा हमें 3 एम्पियर इज द आंसर, ठीक है। अब तुम्हें नेक्स्ट क्या फॉर्म बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारा रिलेशन क्या होता था, P इक्वल्स टू V²/R। तो मैं रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को तुम सब्जेक्ट बनाऊंगा, R इक्वल्स टू V²/P। तो V² हमारा क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर, इट इज़ 250 इंटू 250। तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, बट मैं ऐसा करना ज़्यादा मेरे को ईजी लगता है करने में, लाइक इट बिकम्स लाइक बोलते हैं ना लिटिल ईजियर टू सॉल्व, दैट इज़ वाई आई डू इन दिस वे। तुम सीधे स्क्वायर भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो डिवाइड बाय पावर का वैल्यू कितना है 750, ठीक है भाई। V²/R। मेरे को कुछ तो गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर बुक में गलत है, ओके 75, नहीं ठीक है सही करो। ये 251 ज़ा 253 ज़ा 31 ज़ा, ये कितना मिलेगा हमें 250 डिवाइडेड बाई 3, 83.33 ओम। क्या तुम्हें यही आंसर मिला तो वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डन। तो 33 हो चुका है, आंसर यही है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन तुम जितना कर सकते हो करो, क्योंकि इससे तुम्हारा ना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ABCD ऑप्शन है। कहता है हमारा इफ़ R1 एंड R2 आर फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वॉट बल्ब, ठीक है। मतलब ये दोनों का पावर 100 वॉट है एंड 50 वॉट, R1 का पावर 50 है, 100 है, एंड R2 का पावर 50 है, डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन अ सेम वोल्टेज, मतलब इनका वोल्टेज सेम है। तो कहता है कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल है, काम करते हैं इस क्वेश्चन में। मैं पहले क्या करता हूँ, हमें मालूम है 35 क्वेश्चन है ये, तो हमें मालूम है पावर क्या होता है V²/R,
ठीक है भाई। अगर मैं क्या काम करता हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारा दोनों ही बल्ब आई मीन दोनों ही फिलामेंट्स के लिए वोल्टेज सेम है, ठीक है, ये बोल के रखा है। ये P1 R1 ये हो जाएगा P2, दूसरा दूसरा फिलामेंट के लिए P2 विल बी इक्वल टू V²/R2, ठीक है, बात क्लियर है। तो फॉर फिलामेंट 1 ऐसा क्वेश्चन ना तुम जितना कर सकते हो करो, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन होता है ना ये, तो इससे तुम्हारा सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव होगा, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग, ठीक है। तो फॉर फिलामेंट 1 और फिलामेंट R1 लिख लो, तो तुम्हारा यहाँ पे P1 विल बी इक्वल टू V²/R1। तुम V² को सब्जेक्ट बना लो, मैं बताऊँगा क्यों। V² को तुम्हें सब्जेक्ट बनाए इक्वल टू P1 R1। P1 क्या है हमारा यहाँ पे, P1 हमारा दैट इज़ फर्स्ट वाला, दैट इज़ R1 से जो एसोसिएटेड हुआ है रेस्पेक्टिवली बोल के रखा हुआ है। तो R1 से एसोसिएटेड 100 वॉट है, R2 से एसोसिएटेड 50 वॉट है, तो R1 का 100 है इंटू R1 को R1 ही रहने दो, ठीक है, वैल्यू नहीं दे के रखा हो तो नहीं रहने दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये V², ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर फिलामेंट 2, फॉर फिलामेंट R2 उसके लिए तुम्हारा V² क्या होगा, सोचो, P2R2 है ना। हमारा सेकेंड फिलामेंट के लिए पावर कितना देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, 50, तो 50R2, ओके, ये हमारा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोनों ही बल्ब जो है डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज, मतलब हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो दोनों को इक्वेट कर देने से मेरे को क्या मिलेगा, 100R1 विल बी इक्वल टू 50R2, ओके। मैं 100 को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, R1 विल बी इक्वल टू 50/100R2, 51 से 52 सा, तो R1 क्या आ जाएगा हमें, R2/2, दैट इज R2/2। इज इट देयर इन द ऑप्शन, इट इज़ R2/2, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को ऊपर भेज सकता हूँ मैं, मेरे को क्या मिल जाएगा, 2R1 विल बी इक्वल टू R2। ये मेरे को आंसर आया है क्या, ये ऑप्शन में है, 2R1 विल बी इक्वल टू R2, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन तुम जितना मिलता है ना तुम कर लिया करो, छोड़ो मत, क्योंकि इस साल इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है तुम्हें। तो रेशियो बोलेगा, सिचुएशन बोलेगा, ये बढ़ गया, ये घट गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। रेशियो वाला क्वेश्चन तुम जैसे भी करके करो, जितना करोगे तुम्हारा उतना कैपेसिटी बढ़ेगा सॉल्विंग का। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46, उसके बाद ये वीडियो को एंड करूँगा। इसका वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है, तो वो देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट 2 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ ऑल फुल ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इज डबल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज। अब तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख करके ना, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख करके तुम्हारे दिमाग में क्या इक्वेशन आ रहा होगा, I = NEAVD, है ना। तो भाई क्वेश्चन में तो बोल के रखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ V को अगर डबल कर दे, बढ़ा दे, तो ये VD कैसे बढ़ेगा, है ना। तो इस इक्वेशन में तो कहीं पे हमारा वोल्टेज तो है ही नहीं, ये VD, ये VD एक पूरा टर्म है, ठीक है, ये वोल्टेज मत समझ लेना इसको। इस पूरे इक्वेशन में तो वोल्टेज है नहीं, तो हम लोग कैसे पता करें कि पता करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कैसे पता करेंगे। सिंपल है ये भी, हमें आई से तो मालूम है ना भाई। आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा V/R। अरे V = IR होता है, तो आई क्या हो जाएगा, V अगर हमारा IR होता है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा V/R। तो अगर मैं यहाँ पे आई के जगह V/R सब्सटीट्यूट कर दूँ और यहाँ पे NEAVD रहने दूँ, NEAVD, तुम देखो ये VD और ये V दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। तो अगर मैं वोल्टेज को डबल करूँगा तो मेरा VD भी डबल होगा, एंड विद दैट ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, ठीक है। सो इतना ही बस कर लो, काफ़ी है, ठीक है। सो चैप्टर को अभी एंड करते हैं, ये वाला वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा इतना देखने के लिए। हम लोग जब ये पूरा का पूरा सीरीज़ ख़त्म कर देंगे, मैराथन ख़त्म कर देंगे, रिवीजन करना, क्वेश्चंस करना, हम लोग एंड का 2 दिन या फिर कह रहे हो जब मेरे को टाइम मिलेगा, बट या वी विल श्योरली गो थ्रू एज मच पास्ट ईयर पेपर्स
ठीक है, लाइक एज मच एज वी कैन, ठीक है, बेसिकली जितना हो सकता है उतना पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे। बट रिसेंट का जितना भी पास्ट ईयर पेपर आया, एटलीस्ट 2020 तक का पास्ट ईयर पेपर हम लोग जैसे भी कर लेंगे, 5 पास्ट ईयर पेपर जैसे भी करना ही करना है हर सब्जेक्ट का, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ऐसे अगर नहीं करोगे नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएगा। पर तो सभी लेते हैं, बट लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को भी तुम देखना। अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।